बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के ताज़ा एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो पाकिस्तान के हवाले से और कुछ बैनुल-अक़वामी हवाले से ख़बरों पर तज़किया दूँगा। आज सबसे पहले तो अहम ख़बर ये है कि जो FATF का मामला था उस पर कई लोगों ने मुझसे कहा था कि इस पर ज़रूर बात करें। आज आपने देख लिया होगा कि FATF का जो बिल था वो हमारे लिए कितना अहम था, और आप वहाँ देखें कि इस बिल के अंदर 200 जो है पाकिस्तान के बिल की मंजूरी के हक़ में आए और 190 जो है इसकी मुखालफत में आए। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये बिल दरहकीकत पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का एक मसला था कि खुदा न खास्ता अगर ये बिल अगर मंजूर ना होता और FATF की जो ख़वातीन हैं अगर वो इस तरह मंजूर ना होते जिस तरह के हमें मंजूर करना है, जो उनकी जो शराइत के मुताबिक, तो हम ब्लैक लिस्ट में जा सकते थे। तो लिहाजा इसीलिए मैं कहता था कि ये पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो अब आप ये देख लें कि पाकिस्तान की ज़िंदगी के लिए 200 लोगों ने दिए वोट, और पाकिस्तान को खुदा न खासा खाकम बदहन मौत के मुंह में ढकेलने के लिए 190। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की असम्बलियों में और पाकिस्तान के जो ऐवान हैं उसमें कितने मुहिब वतन लोग बैठे हैं। ये पूरा इनका प्लान था पाकिस्तान का। जैसे मैं पहले कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन का पहले पूरा प्लान था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। पूरा इनका प्लान था और इन्होंने इनको फंसाया था इमरान खान को। इन्होंने कहा था कि आप जो है हमें NRO दें, हमें जो हमारी बदउनवानियाँ हैं उसके हवाले से आप हमें फ्री हैंड दें, हमें माफ़ करें, तो हम आपकी इसके अंदर मदद करेंगे। दूसरी जानिब FATF ने इनको कहा था कि अगर आपने इन कवानीन को अगर इस तरीके से मंजूर नहीं किया तो आप ब्लैक लिस्ट में हो जाएंगे। दोनों तरफ यानी फंसा दिया था। अगर इमरान खान मजबूर होकर पाकिस्तान को की सूरत हाल को देख के अगर इनको कहीं NRO दे भी देता, मुल्क की खातिर दे देता, तो फिर वहाँ फंसते थे। यानी हर सूरत के अंदर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने का इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि किस तरीके से जिन लोगों ने किरदार अदा करना था, हमेशा जो मुहिब वतन क़ुव्वतें हैं उन्होंने किरदार अदा किया। और आपने देखा कि इस मौके पर कुछ लोग इधर और कुछ लोग उधर हो गए, कुछ गायब हो गए, कुछ किधर हो गए। बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ये बिल पास हो गया। लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम ये देखना पड़ेगा, वोटिंग करते वक्त, अपने लोगों को वोट देते वक्त, अपनी जमातों को वोट देते वक्त, कि कौन कौन से लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन हैं। यानी इसके आज का जो एक था FATF का जो, इसके अंदर भी आपको पता लग गया कि मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं पाकिस्तान में किस हद तक मुतहर्रिक हैं और वो कहाँ तक मुल्क को नुकसान पहुँचाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको मैंने जो कही थी बात, उसको भी आप देखते जाइए। साथ साथ जो पिछली वीडियो में मैंने एक आपको बात कही थी कि हमें फंसाया जा रहा है, पाकिस्तान को घसीटा, एक तरफ तो FATF का मसला था हमें, और दूसरी तरफ भी हमें ढकेला जा रहा था इमरान खान की हुकूमत को। आप देखिए कि जो इस वक्त सूरत हाल दुनिया में चल रही है, साउथ एशिया सी में जो पोजीशन है, जो इस वक्त अमेरिका में जो पोजीशन है, मशरिक़ वस्ता की पोजीशन को देखिए, आप अफ़गानिस्तान की पोजीशन को देखिए, आप इंडिया में जो हमारे हालात हैं, कश्मीर के बॉर्डर पे जो हमारे हालात हैं, इस पर आप देखें कि चारों तरफ पाकिस्तान के हालात क्या हैं। अच्छा, फिर इसी पस मंज़र में आप ज़रा थोड़ा सा देख लें बैनुल-अक़वामी लीडरों को, प्यूटन को देखें, मैक्रोन को देखें, और उर्दगान को देखें, ट्रंप को देखें, क्रिशन को देखें, जैरेड क्रिशनर के बयानात को देखें, MBS के बयानात को देखें। सारी दुनिया में जो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, वो सारे बड़े बड़े लीडरान जो है इस वक्त बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर, कि जो दुनिया में बड़ी जंगें होने जा रही हैं उसमें वो अपने मफादात को, अपने इंटरेस्ट को देने के लिए, को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए उनके बयानात आ रहे हैं। तो इमरान खान आपको पता है एक बहुत बड़ी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा मैंने कहा, मैं अपने अल्फाज नहीं कह रहा, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, सिफारतकार हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान की बहुत अहमियत है, ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ। तो वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तमाम सिनेरियो के अंदर, जिनके मैंने लीडरों के नाम लिए, इसमें कहीं ना कहीं इमरान की भी आवाज़ आनी चाहिए। लेकिन इमरान की आवाज़ नहीं आ रही इशू पे। इमरान की आवाज़ कहाँ आ रही है? असम्बली के अंदर के जनाब फांसी दे देना चाहिए, उसको वो नामर्दी का इंजेक्शन का कानून लगा दिया जाए, फलाना हो जाए, ये कर जाए, इसको लटका दो, उसको पटका दो। और हमारी जो अपोजिशन है वो भी असम्बली में यही बातें कर रही है। ये चीज़ें आपको देखने की थी कि क्या हमारे ये इशू हैं। एग्जैक्टली हमारी ये इशू नहीं है, किसी को फांसी देना है, कानून साजी करना है, ये कौमी असम्बली के लोग करें, कौमी असम्बली वाले करें। इस वक्त जो पाकिस्तान के हवा की गिर जो सूरत हाल है उसमें तो हमारी हेड ऑफ द स्टेट की आवाज़ बाहर से आनी चाहिए। आपको पता है कि अनकरा से कश्मीर का इशू डिस्कस हुआ है,
ये कोई मामूली बात तो नहीं है, कश्मीर तो हमारा कोर इशू है, लेकिन अनकरा से कश्मीर की बात उठी है। तो ये सारे जो मामला चल रहे हैं, इसके अंदर जानबूझ के, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि इमरान को घसीटने की, मौजूदा हुकूमत को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि हालात जो बैनुल अक़वामी हैं उसमें पाकिस्तान सख्त होगा, असखुद होगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन ऐसी है। इसी जैसे वो हम पाकिस्तान को हम हालात स्टक करेंगे, इसी तरह अपोजिशन मुबैना तौर पर इमरान को अंदरूनी मामला के अंदर फंसा रही है। ठीक है जनाब, वरना कोई तुक नहीं बनती थी कि हमारी जब हमारा FATF का बिल का होने वाला था ये मामला, और इसमें आप देखें गुज़िश्ता 3 दिन से क्या बहसें चल रही थी। उसी एक औरत के ऊपर बातचीत चल रही थी, जिसके बारे में अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बात बता दी थी कि ये मामला जो है ये जानबूझ के खड़ा किया गया है। ये पाकिस्तान की पुलिस के डिपार्टमेंट और सियासी जागीरदारों का आपस का झगड़ा था। एग्जैक्टली मैंने ये बात खुलकर आपको कही थी, और पहले दिन भी गई थी और अपनी पिछली वीडियो में भी गई, अखबारी बयानात में भी गई, और कल अब आपने देख लिया कि सारे मामला एग्जैक्टली वही निकले हैं। और नतीजा क्या निकला है कि अब वो एक रियासती दूसरे इदारे जो हैं इसके अंदर तफ्तीश के अंदर शामिल हुए हैं। तो बुनियादी तौर पर ये सारा मामला जो है ये एक पूरा प्री प्लान्ड है। पाकिस्तान में प्रॉक्सीज का कराना, पाकिस्तान के अंदर बेचैनी पैदा करना। अब ये शिया सुन्नी का आप बताइए, इस वक्त नारा खड़ा कर दिया गया। इस वक्त क्या ज़रूरत है आपको ये तकफीरी बातें करने की? किसकी ईमा के ऊपर वहाँ से एक आदमी को, मैं नाम अब नहीं लेता किसी का, किसी को लंदन से बुलवाया गया बाकायदा बरतानिया से, वो यहाँ पर आकर एक शोला बयानी करके और आग सी लगा के दोबारा लंदन चला गया, और हमारे यहाँ फिर नारे लगवाने शुरू कर दिए कि शिया काफिर और फलाना काफिर। भाई हम क्यों किसी को काफिर कहें? आप लोग किसी को काफिर, हम किसी को काफिर नहीं कहते। हमारे पास कोई सनद नहीं किसी को काफिर कहने की। मैंने कल एक जगह पढ़ रहा था, एक किसी बहुत बड़े हैं, कोई पाकिस्तान के स्कॉलर हैं, वो उन्होंने कोई बात की है कि जनाब वो ये है, ये चीज़ें, मतलब जो भी है उनका मुझे नहीं, मैं सारी तफसील में नहीं जाता, लेकिन अलक़िस्सा कहने का है मुख्तसर ये कि वो उन्होंने बड़ी तावीलें पेश की थी कि जनाब वो इनको ये डिक्लेयर किया जाए फलाने को काफिर। भाई आप सवाल ही पता था कि अगर किसी को तकलीफ है न्याज माजरत के साथ, मैं तो शिया सुन्नी की चीज़ों पर यकीन ही नहीं करता, मैं तो एक रास्तकुल अकीदा मुसलमान हूँ। ये जो फ़िक़े हैं, फ़िक़ी मामले को मैं इतनी अहमियत नहीं देता। अगर जैसे कि लोग कह रहे हैं कि शियाओं को अगर आप जैसे कोई कहते हैं ना, जो हंगामा इन्होंने उठाया है कि काफिर करार दे दो, भाई अगर काफिर करार दे दो अगर आप, तो फिर सऊदी अरब के कहने पे अगर आप ये काम कर रहे हो, उनका कहना था कि सऊदी अरब की ख्वाहिश है, तो भाई सबसे पहले सऊदी अरब देना काफिर, सऊदी अरब पहले निकाले नोटिफिकेशन सरकारी कि जनाब हमारे मुल्क में जो अहले तशरीह रहते हैं हम उनको काफिर करार देते हैं, फिर बाद में आगे बात करें ना किसी से। मतलब उन्होंने अपने मुल्क में तो ऐसी कोई बात नहीं की, हमारे मुल्क में क्यों ये नारे लगवाए जा रहे हैं कि शिया काफिर है? कोई काफिर नहीं है। जो मामला है मैंने आपसे कहा कि उसके हवाले से सिर्फ हुकूमत को ये चाहिए, हुकूमत वक्त को, ये मैंने पहले भी कहा था, इनको कुछ सिफारिशात भी दी हैं कि वो जो रवायतें हैं, सिर्फ वो रवायतें जिससे कि एक दूसरे के फ़िक़ही नज़रियात के ऊपर ज़क पहुँचती है, उन तमाम रिवायत पर मबनी किताबों को और उन तमाम रिवायती नारों को पर पाबंदी लगा दी जाए कि भाई जिससे किसी की दिल आज़ारी होती हो, किसी के मज़हब की दिल आज़ारी होती हो, उसके ऊपर आप बात ना करें। आपका अपना नज़रिया वो आप अपने हद तक रखें, उसको थोपने की कोशिश ना करें। इसके अलावा इससे कुछ नहीं है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो अल्लामा ईरान के जो थे खामनई साहब, उनका जो फतवा था मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमन व अमान के हवाले से, क्योंकि वो उस पर मैं बात नहीं करूँगा, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन उस फतवे को अगर जो लोग जानते हैं, अहले तशरीह हज़रात और या हमारे सुन्नी हज़रात या जो भी हैं, वो लोग अगर समझते होंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो उसके ऊपर जो है हुकूमत को और हुकूमत के कर्ता धर्ताओं को उस पर गौर करना चाहिए। और इस तकफीरी जो सोच के लोग हैं जो बीच में आ गए घुस गए हैं, ये मैंने पहले भी कहा था, इशारा था दिया है, पहले भी फिर दे रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बात कही थी कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर दाइश के लोग अफ़गानिस्तान के आ चुके हैं, और वही दाइश के कुछ लोग तकफीरी जो सोच के लोग हैं वो यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। ठीक है जनाब, इसके ऊपर मैं कोई ख़ास किसी वक्त एक अहम वीडियो दूंगा, इस बीच हमारा ये मौजू नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए मैं कह रहा हूँ कि खुदारा आप लोग अपने मुल्क की सूरत हाल को समझें। इस वक्त जो हमारा मुल्क जिस सूरत हाल में गुजर रहा है, हम इन सब चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमें इस चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ जैसे मैंने आपको कहा था कि अपोजिशन की बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो अपोजिशन का सारा काम था, अब APC का मसला चल रहा है। APC के हवाले से भी मैंने बता दिया था, क्योंकि आज अपोजिशन को बहुत बड़ी मात पड़ी है। ये जो FATF के हवाले से इनको जो ज़ख़म लगा है, तो अभी तो मेरे ख्याल से शायद कल तक वो हो सकता है ज़ख़म को चाटते ही रहेंगे और फिर उसके बाद कोई नई प्लानिंग करेंगे। तो ये तो एक था हमारा पाकिस्तान का इस वक्त अंदरूनी मामला
जो इस वक्त चल रहा है। और अब मैं थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों ने आज मुझसे बात की थी कि फैसल साहब इसके ऊपर आप ज़रूर आज तवज्जो दें। ये जो ईरान ये जो ट्रीटी हुआ है, इब्राहिम अकॉर्ड हुआ है, इसके हवाले से देखिए, इस इब्राहिम अकॉर्ड को मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक ये अमन का माहिदा नहीं है, मेरे नज़दीक ये धोखा है। और मैं इसे समझता हूँ कि मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन ने फ़लस्तीनियों के खून का सौदा किया है। ठीक है जी। ये 1967 के अंदर जो मुसलमानों के साथ एक बात हुई थी कि जो एक था माहिदा किया गया था, उसमें कहा था कि मुसलमान जो हैं मस्जिद अक्सा में आ सकेंगे, लेकिन मस्जिद अक्सा के अहाते में आ सकेंगे, लेकिन अहाते में इबादत नहीं करेंगे। अब वो जो आज जो ये माहिदा तैयार होकर आया है, उस माहिदे के अंदर मैंने कोशिश की थी कि वो माहिदा हमें मिल जाए, लेकिन हमें मिला नहीं है। लेकिन जो हमारे जो लोग हैं वहाँ फ़लस्तीन वगैरह में, जो मेरे जो ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि इस माहिदे से दरहकीकत फ़लस्तीन को कुछ नहीं मिला। ये माहिदा दरहकीकत एक बहुत बड़ा धोखा है। और अब इस माहिदे को अमेरिका ने जानबूझ के कराया है, ज़बरदस्ती कराया है। जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि अमेरिका जो है, ट्रम्प जो है, अपने इलेक्शन में कामयाबी चाहते हैं, और कामयाबी की खातिर वो जो यहूदी ग्रुप्स हैं, उस यहूदी ग्रुप्स को वो चाहते हैं कि उनके साथ मिल जाएं। ठीक है जनाब। तो ये माहिदा बड़ी जल्दबाजी में हुआ है, और इसीलिए ट्रम्प साहब की अब कोशिश ये है कि दूसरे मुल्क भी आ जाएँ। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जो मुल्क नहीं आए हैं छोटे, उनको अब धमकाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप अकेले रह जाएंगे, इक़्तिसादी तौर पर बड़े मसले होंगे, ये हो जाएगा, जो इनका तरीक़ेकार होता है ब्लैकमेल करने का। तो वो सारा मामला चल रहा है। और अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब भी अगर आ जाता है, सऊदी अरब पसे पर्दा तो मैंने आपको कहा था कि है साथ, लेकिन अगर खुल कर सामने आ जाता है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो अरब दुनिया है, जो हमेशा सब पहले कहते रहे कि अरब दुनिया बराह रास्त जो है फिर इसराइल के कदमों में गिर गई, तो पीछे रह जाता है फिर आपके पास अजम। और अजम अगर रह जाते हैं तो अजम के अंदर फिर दो बड़ी ताकतें इस वक्त आपके सामने रह जाती हैं। सामने एक आती है तुर्की और एक आता है पाकिस्तान। ठीक है जनाब। अब वही और तुर्की और पाकिस्तान का मसला है। आप देख लें कि तुर्की को हो सकता है ये टफ टाइम दे, अगर ये यहूदी और ये मगरब अगर टफ टाइम देगा तुर्की, क्योंकि आप देखा है कि फ्रांस तो तुर्की के आगे खड़ा हो गया, लेकिन तुर्की जो है फ्रांस को जवाब दे रहा है। और इसी वजह से यूरोप जो है तुर्की की ताकत को देखते हुए, क्योंकि तुर्की नेटो का भी मेंबर है, तो इसलिए लिहाजा यूरोप जो है किसी हद तक तुर्की के हवाले से तकसीम है। तो हो सकता है कि शायद अमेरिका जो है, हमारे पास इत्तलात हैं वो ये है कि अमेरिका तुर्की को टफ टाइम दिलवाए। कब्रस के जो इस वक्त जो मामला चल रहा है दरियाओं के अंदर, वहाँ पे जो उसकी ड्रिलिंग वगैरह जो चल रही है, आपने देखा बहर रूम के अंदर, हो सकता है यहाँ को टफ टाइम दिलवाया जाए तुर्की को, क्योंकि यहाँ तो तुर्की ने उनकी परवाह नहीं की। हो सकता है इराक के बॉर्डर्स के ऊपर या खुद जो लड़ रहे हैं उनके हवाले से टफ टाइम दिया है। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान को, जो तुर्की के साथ दूसरा एक अजम मुल्क है पाकिस्तान, उसको टफ टाइम दिया जाएगा। उसको टफ टाइम देने के लिए इन्होंने के सारे मामला जो मैंने आपको पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल बताई थी कि तकफीरी ग्रुप और मजहबी मामला और ये सारे शुरू किए गए हैं, क्योंकि इराक को भी तबाह किया था उन्होंने शिया सुन्नी के मसले पर, शाम को भी इन्होंने इसलिए तबाह किया गया था। और आज आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी देख लिया, उन्होंने कह दिया था कि मैं तो चाहता था कि बशर अल असद की एसोसिनेशन करा दी जाए, लेकिन वो जॉन मैट्स जो था उनका वो बुज़दिल आदमी था, उसने नहीं किया। तो कुछ सच कुछ पोजीशन जो है तुर्की के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे मामला हो सकते हैं, और इसकी कोशिशें हो रही हैं। ये मैंने आपको खबर दी है, और ये अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे मामला हैं, फिर कभी दूंगा। लेकिन इस किस्म की कोशिशें पाकिस्तान में, जो कि इराक के अंदर हुआ था और जो कि शाम के अंदर हुआ था, वो ये दोनों कोशिशें जो है की जाएंगी कि पाकिस्तान के अंदर भी किसी बड़ी शख्सियत की एसोसिएशन हो जाए और तुर्की के अंदर भी हो जाए। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, पक्की बात है। ठीक है जनाब। तो ये सारे मामला जो है चल रहे हैं। तो इसलिए अब जो एकॉर्ड हुआ है, इस एकॉर्ड से फ़लस्तीनी तो माफ़ कीजिएगा बहुत ज़्यादा मायूस हैं। अब मैं यहाँ पर कोई खबर दे रहा हूँ आपको, अभी तक तो शायद ये नहीं आई, भी मैं सुबह आपसे बात कर रहा हूँ, शायद कल वल तक आ जाए अखबारात में। जो ये मेरे पास एक खबर है वो ये है अहम, जो मुझे वहाँ से मिली है कि तमाम फ़लस्तीनी बशमूल महमूद अब्बास, क्योंकि आपको पता है महमूद अब्बास तो इस वक्त सबसे बड़े हामी थे, इसराइल के साथ वो बातचीत भी करते थे, वो भी इस ये जो तस्वीर है उसके अब वो मुखालिफ हो गए, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि उसमें कुछ फ़लस्तीनियों का नज़र नहीं आ रहा। हमें जो मालूमात मिली उस पर कहीं फ़लस्तीन का कोई उस एकॉर्ड में, इब्राहिम एकॉर्ड में फ़लस्तीन का कोई बेनिफिट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जनाब। तो लिहाजा अब वो सब एक पेज पर हो गए हैं कि हम इसराइल के खिलाफ जो है भरपूर जिद्दोजहद करेंगे। इस हवाले से कल मेरी इत्तलात के पास जो मेरी खबर है इसके हवाले से ये है कि कल एक बहुत ही अहम इजलास होने जा रहा है फ़लस्तीन के हवाले से मशरिक़ वस्ता में, और जिसमें कि तमाम फ़लस्तीनी जंगजू, सियासी, सिफारती, तमाम गुरोह, तमाम जमातें उसमें शरीक होंगी, और वो एक पेज के ऊपर खड़ी होंगी, और वो एक पेज होगा कि इसराइल के खिलाफ जिद्दोजहद। जब वो जिद्दोजहद की बात की जा रही होगी, जाहिर सी बात है जब ये खबर मुश्तक आ चुकी है तो इसराइल के मोसाद को तक भी पता लग गई होगी, उनकी जो एजेंसीज हैं उनको भी पता लग गई होगी।
तो हो सकता है कि शायद उस कल के इजलास के बाद और कल के इजलास में किए जाने वाले फैसलों के बाद हो सकता है कि वहाँ पर कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है कि वहाँ पर किया जाए। तो ये लगता है कि मुझे वहाँ पर भी हालात जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ सकते हैं, क्योंकि गज़ा के ऊपर तो आप देखें कि हमले ऑलरेडी जारी हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी दानिश के अंदर जो मेरा तजिया है वो ये है कि मैं इसको पीस डील नहीं कहता, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो बहरीन का और इसने जो माहिदा किया है यूएई ने, ये बुनियादी तौर पर इसराइल का जो तोसई पसंदाना मंसूबा था, जिसमें था कि दरियाए नील से लेकर दरियाए फरात तक इसके तोसई पसंदाना मंसूबे की जानिब मैं समझता हूँ कि ये पहला कदम रख दिया गया है। ठीक है, अब देखना ये होगा कि क्या ये मंसूबा, ये जो इब्राहिम अकॉर्ड जो हो गया है, इसके बाद मज़ीद कितने ममालिक आते हैं। उर्दून के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि डामाडोल है, लेकिन मराकश आ जाएगा, सूडान आ जाएगा, इन्होंने यकीन दहानी करा दी है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये करने के बाद अगर वहाँ पे उन इलाकों के अंदर अगर बड़े पैमाने पे जंग शुरू हो जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि ये जंग दूसरे मुल्कों में जाएगी और ये बात आगे तक बढ़ेगी। इसी पस मंज़र के अंदर मैं एक और ख़बर आपको दे दूं, बहुत बड़ी खबर है। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो एकॉर्ड किया है, इस एकॉर्ड को डोनाल्ड ट्रंप अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि हमने अरब वर्ल्ड को तो यहूदियों के कदमों में गिरा दिया है, अब पीछे रह जाती है अजम। अजम के अंदर मैंने आपको इशारा किया था कि पाकिस्तान और तुर्की। तो पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मगरिब ने भारत को पैगाम दिया है कि चीन के साथ वो खोल दे सरहद, यानी चीन के साथ एक महाज खोल दे, और चीन के साथ वो महाज जो है वो भारत अब खोल सकता है। ये मेरी आपको एक खबर है, पक्की और कन्फर्म मैं दे रहा हूँ कि हो सकता है कि भारत चीन के साथ किसी भी जगह कश्मीर के करीब करीब कोई भी किसी हवाले से एक फ्रंट जो है वो खोल देगा। अगर भारत ने वो फ्रंट खोला चीन के साथ, तो लामहला सी बात है कि पाकिस्तान उसमें शक होगा, और पाकिस्तान के शक होने की सबसे बड़ी वजूहत जो है वो यही है जो मैंने आपको कश्मीर बताई थी कि तुर्की ने भी कश्मीर की तरफ इशारा किया है। इसका मतलब ये है कि तुर्की को, यानी जो दूसरा जो इस वक्त मुल्क है, जो अजम का मुल्क है, उसको भी इन हालात का इदराक है, लिहाजा उन्होंने ये इशारा दिया है पाकिस्तान को कि कश्मीर के इशू पर भी तवज्जो दी जाए। ये डेवलपिंग स्टोरीज थी आज के तजिए की। जैसे मैंने आपको पहले कहा था और मैं फिर आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए इस महीने के ये आने वाले 15 दिन और अगले महीने के अंदर अगले 15 दिन बहुत अहम है। इस्लामाबाद के अंदर मौजूदा आज जो सूरत हाल हुई है फेटफ की और दूसरे तीसरे मामलात और अपोजिशन के तमाम मामलात को देखते हुए और तमाम जो इत्तलात मिल रही हैं हमारे इदारों को बहरे मुल्क पाकिस्तान की अपोजिशन और उसके हवाले से जो इत्तलात मिल रही हैं, उस पस मंज़र के अंदर बहुत बड़े फैसले अगले चंद दिनों में आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से ज़रूरी हुआ तो मैं अगले सेशन में आपको इस हवाले से बहुत 2-4 चीज़ें अहम चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये कन्फर्म बात है कि अगले आने वाले दिनों में आप बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।